पर नहीं, तुम्हें तो उस मीठी फुसफुसाहट ने खींच लिया, है ना? वो आवाज जो तुम्हें सच जानने का लालच दे रही थी। शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत और धूल भरी सड़क पर रवि की कार धीमी होती है। सामने एक विशाल पुराना बंगला खड़ा है, जिसकी रंगत समय के साथ फीकी पड़ चुकी है। टूटी हुई बाउंड्री वॉल, बेतरतीब ढंग से उगी झाड़ियां और बंद खिड़कियां सब मिलकर एक अजीब खामोशी बिखेर रही हैं। रवि अपनी कार से उतरता है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और थोड़ी सी जिज्ञासा है। यह बंगला उसे शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून भरी जिंदगी का वादा कर रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका किराया चौंकाने वाले रूप से कम था। वाह, यहां शांति तो खूब मिलेगी। इतनी कम कीमत पर सच में यकीन नहीं होता। रवि बंगले की ओर बढ़ता है। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 60 के आसपास थी, बंगले के मुख्य दरवाजे से बाहर आता है। वह मकान मालिक लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां थीं और उसकी आंखें थोड़ी थकी हुई लग रही थीं। उसने रवि से कहा, आ गए साहब, अंदर आइए। रवि अपना सर हिलाता है और मकान मालिक के साथ बंगले के अंदर जाने लगता है। बंगले के अंदर पुरानी चीजों की एक हल्की सी गंध थी। मकान मालिक रवि को घर दिखाता है। विशाल हॉल, कुछ कमरे और एक पुरानी रसोई। अंत में वे एक कोने में बनी लकड़ी की सीढ़ियों के पास आते हैं, जो नीचे बेसमेंट की ओर जाती हैं। सीढ़ियों पर एक मोटा पुराना लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था। मकान मालिक रवि से कहता है, देखिए रवि जी, ऊपर आप जो चाहें करें, रहें, खाए, पिए, हमें कोई एतराज नहीं। बस एक बात याद रखिएगा, इन बेसमेंट के सीढ़ियों से नीचे मत उतरना, कभी नहीं। अरे वाह, क्यों? कोई खजाना छुपा है क्या नीचे, या कोई भूत प्रेत का अड्डा? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा राज छुपा हो। कुछ चीजें मजाक के लिए नहीं होती रवि जी, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। मकान मालिक रवि की ओर मुड़ता है और हल्के से झुकता है। रवि को मकान मालिक की गंभीरता थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता। उसके मन में एक हल्का सा संदेह उठता है, पर वह उसे नजरअंदाज कर देता है। शायद पुराने लोग ऐसी बातें करते ही हैं। हाँ, ये बस उनका तरीका है। शांति और सस्ता किराया, यही तो चाहिए। और वैसे भी मुझे बेसमेंट में जाने की क्या जरूरत। ये बंगले में रवि की पहली रात थी। शहर की भीड़ और शोर से दूर यहां एक अलग ही शांति थी। इतनी शांति कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह थका हुआ था दिन भर के सामान शिफ्ट करने के बाद, और जल्दी ही नींद की आगोश में समा गया। आधी रात को एक अजीब सी आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। यह कोई हल्की फुल्की आवाज नहीं थी, बल्कि एक घिसटने, खुरचने जैसी आवाज थी, जो सीधे बेसमेंट की सीढ़ियों के पास से आ रही थी। रवि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और अंधेरे में सुनने की कोशिश की। आवाज और तेज हो गई। क्या है ये? कोई जानवर? नहीं, ये आवाज। रवि धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरता है। वह धीमे धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ जाता है, जहां बेसमेंट की सीढ़ियां और उनका बंद दरवाजा है। दरवाजा अभी भी बंद था। रवि लाइट का स्विच ऑन करता है और पूरा हॉल रोशनी से भर जाता है। रवि घबराहट भरी आवाज में, कौन है? कोई है क्या यहां? बोलो। उसे कोई जवाब नहीं मिलता। रवि उस बंद दरवाजे को घूरता है और उस दरवाजे के पास जाता है। रवि दरवाजे को छूकर देखता है। दरवाजा ठंडा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शायद मेरा वहम था।
नींद में कुछ और सुन लिया होगा। हाँ, जरूर वही होगा। मुझे डर लग रहा है, बस और कुछ नहीं। वह दरवाजे को एक आखिरी बार देखता है, फिर वापस अपने कमरे में चला जाता है। वह बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात भर वह जागता रहा। हर छोटी सी आवाज पर वह चौंक जाता। उसकी आंखें अंधेरे में किसी खतरे को तलाश रही थीं। यूं ही समय बीत गया और सूरज की पहली किरणें कमरे में दाखिल हो गईं। अभी तो सब ठीक है। कल रात शायद मैं बहुत थका हुआ था। हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, या शायद कुछ था। अगली सुबह रवि खुद को समझाने की भरसक कोशिश करता है कि पिछली रात का अनुभव सिर्फ थकावट और नए माहौल का असर था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। एक ऐसी बेचैनी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह जानता था कि उसे उस बेसमेंट के दरवाजे को देखना ही होगा, ताकि वह अपने मन के संदेह को हमेशा के लिए दूर कर सके, या शायद उन्हें और मजबूत कर सके। नाश्ता करने के बाद वह सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। दरवाजा अभी भी बंद है, लेकिन इस बार जब वह उसे छूता है तो उसे एक अजीब गर्मी महसूस होती है, जैसे दरवाजा अंदर से गर्म हो रहा हो, किसी अदृश्य भट्ठी पर तप रहा हो। उसकी हिम्मत बढ़ती है और वह दरवाजे पर कान लगाता है। पहले कुछ नहीं, सिर्फ बेसमेंट की ठंडी घुटन भरी खामोशी। रवि अपनी भौहें सिकोड़ता है। उसकी उत्सुकता और डर के बीच एक अजीब सा टकराव है। वह थोड़ा झुकता है और दरवाजे पर कान लगाता है। कौन है? रवि, नीचे आओ। तुम्हें सच जानना है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? कोई नहीं है वहां। बेसमेंट के दरवाजे से आई आवाज ने रवि के मन में एक गहरा बर्फीला डर और एक अदम्य जिज्ञासा पैदा कर दी थी। एक ऐसी जिज्ञासा जो उसे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। उसे जवाब चाहिए थे, चाहे उन जवाबों की कीमत कुछ भी हो। वह घर के हर कोने को खंगालने लगता है, यह सोचकर कि शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। उसकी नजर छत पर बनी अटारी में पड़ती है, जो धूल और मकड़ी के जालों से भरी है, जैसे किसी भुला दिए गए अतीत का कब्रगाह हो। हिम्मत करके वह ऊपर जाता है। शायद ऊपर कुछ मिल जाए, कोई सुराग। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। अब और इंतजार नहीं कर सकता। ये आवाज मुझे पागल कर देगी। दरवाजा धीरे से खुलता है और एक पुरानी, बासी, घुटन भरी हवा बाहर आती है, जैसे किसी बंद ताबूत से सदियों पुरानी गंध निकल रही हो। अटारी में अंधेरा है और धूल के कण हवा में तैर रहे हैं, जैसे किसी मृत आत्मा के अवशेष घूम रहे हों। रवि टॉर्च जलाता है और अंदर जाता है। उसके हर कदम पर एक अजीब सा डर है। अटारी में पुरानी चीजों का ढेर लगा है, फर्नीचर, बक्से और किताबों के ढेर। सब पर धूल की मोटी परत जमी है, जैसे कोई उन्हें छूना न चाहता हो। कितनी धूल है यहाँ। लगता है बरसों से कोई आया नहीं, जैसे किसी ने इस जगह को शाप दिया हो और ये सब यहीं फंस गया हो। वह पुरानी चीजों को खंगालना शुरू करता है। वह बक्सों को खोलता है, पुरानी किताबों को उठाता है। तभी उसकी नजर एक चमड़े की भूरी डायरी पर पड़ती है, जो किताबों के ढेर के नीचे दबी हुई है, जैसे कोई राज छुपा हो जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। वह उसे उठाता है। डायरी किसकी हो सकती है? इतनी पुरानी। ये तो किसी राजगी किताब लगती है। वह डायरी का कवर देखता है। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, डॉक्टर करुणेश गुप्ता। रवि की भौहें तन जाती हैं। वह डायरी खोलता है।
पन्ने पीले पड़ चुके हैं और स्याही थोड़ी फीकी है, जैसे किसी ने उसे अपने खून से लिखा हो। वह पढ़ना शुरू करता है। आज तारीख मैंने अपनी प्रयोगशाला पूरी की। इस घर के ठीक नीचे मेरा प्रयोग जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को तोड़ने का प्रयास, एक नई चेतना का निर्माण, आत्मा को शरीर में वापस लाने का जघन्य प्रयास। तभी अचानक डायरी के पन्ने तेजी से पलटते हैं। विज्ञान के सूत्र, अजीब रेखा चित्र और अनुष्ठानों के छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं, जो बहुत ही विचलित करने वाले हैं। जैसे किसी पागल वैज्ञानिक का दिमाग काम कर रहा हो, शैतान के साथ मिलकर। ये आदमी ये क्या करता था? प्रयोगशाला इस घर के नीचे? ये तो पागलपन है। ये सब क्या है? मानव शरीर के अंग, हड्डियों के स्केच? ये तो किसी शैतान का काम है। वह पन्ने पलटता जाता है। हर पन्ने के साथ रहस्य और गहरा होता जाता है और डर बढ़ता जाता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। रवि का चेहरा सफेद पड़ता जाता है, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। वह एक आखिरी पन्ना पलटता है। उस पर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से एक भयानक चेतावनी लिखी है, जैसे किसी ने अपने खून से लिखा हो, एक शापित संदेश। मैंने जो खोला उसे अब कोई बंद नहीं कर सकता। वो जीवित है। वो इंतजार कर रहा है उस पल का जब वो आजाद होगा। नहीं, ये तो भयानक है। ये कोई भूत नहीं, ये तो कुछ और है। डॉक्टर करुणेश गुप्ता की डायरी ने रवि के मन में एक गहरा, असहनीय, बर्फीला डर और एक अदम्य, बेकाबू जिज्ञासा पैदा कर दी थी। मुझे जानना ही होगा ये सब क्या है। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। मैं ये सच जाने बिना नहीं रह सकता। ये आवाज मुझे जीने नहीं देगी। वह दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखता है। दरवाजा एक धीमी, डरावनी आवाज के साथ खुलता है, जैसे किसी कब्र का ढक्कन हट रहा हो। अंदर से ठंडी, नम हवा का एक झोंका आता है, जिसमें एक अजीब सी, घुटन भरी, सड़ी हुई और मीठी गंध है। अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, किसी पाताल लोक जैसा, जो उसे निगलने को तैयार बैठा है। यहां तो बहुत अंधेरा है और ये गंध, उफ, ये क्या है? रवि सावधानी से पहला कदम रखता है। उसके हर कदम पर पुरानी लकड़ी चरमराहट की आवाज करती है। ये गंध, सड़ी हुई धातुएं, ये किस चीज की गंध है? ये तो खून जैसी है। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ती है। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हैं, कुछ गहरे लाल रंग के दाग, जैसे खून के सूखे छींटे, कुछ खुरचे हुए निशान, जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया हो, अपने नाखून रगड़ते हुए, दीवारों पर घिसटते हुए। ये क्या है? खून के धब्बे? नहीं, ये तो किसी जानवर के नहीं हो सकते। वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है और एक बड़े गोलाकार कमरे में पहुंचता है। कमरे के बीच में एक पुरानी लोहे की कुर्सी पड़ी है, जिस पर जंग लग चुकी है। उसके पास कुछ बेतरतीब उपकरण और बोतलें पड़ी हैं, जो किसी भयानक ऑपरेशन के बाद छोड़ दी गई हों, खून और रसायनों से सने हुए। एक प्रयोगशाला, डायरी में सही लिखा था, लेकिन इतनी भयानक। ये तो किसी राक्षस की प्रयोगशाला है। रवि टॉर्च को कमरे में घुमाता है। उसकी नजरें हर कोने में कुछ तलाश रही हैं। तभी उसकी नजर एक कोने में रखी पत्थर की मेज पर पड़ती है। टॉर्च की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो रवि की आंखें डर के मारे फैल जाती हैं। उनमें एक भयानक खालीपन आ जाता है। मेज पर एक अधूरा मानव शरीर पड़ा है।
हड्डियां, मांस के टुकड़े और तार बेतरतीब ढंग से जुड़े हुए हैं, जैसे किसी ने उसे जोड़ने की कोशिश की हो लेकिन नाकाम रहा हो, या उसे जानबूझकर अधूरा छोड़ा हो। एक जीवित, सांस लेता हुआ प्रयोग। हे भगवान, ये क्या है? ये कोई इंसान नहीं हो सकता। ये जीवित है। अधूरे शरीर का भयानक दृश्य रवि को जड़ कर देता है। उसके दिमाग में डॉक्टर करुणेश गुप्ता की डायरी के शब्द गूंजने लगते हैं। मैंने जो खोला उसे अब कोई बंद नहीं कर सकता। वह जीवित है, वह इंतजार कर रहा है। उसकी नजरें मेज के पास ही रखे एक बड़े काले जंग लगे शीशे पर पड़ती हैं। एक ऐसा शीशा जो अंधेरे में किसी गहरी खाई जैसा लग रहा था। वह शीशा इतना पुराना और मैला था कि उसमें साफ चेहरा देखना मुश्किल था। ये सब सच है। ये कोई सपना नहीं। ये तो नर्क है। मैं कहां आ गया? ये क्या है? ये शीशा। वह धीरे धीरे शीशे की ओर बढ़ता है, जैसे किसी सम्मोहन में हो। उसके पैर अपने आप चल रहे हैं। वह खुद को रोक नहीं पा रहा। वह टॉर्च की रोशनी शीशे पर डालता है। शीशा इतना मैला है कि कुछ साफ नहीं दिखता। रवि उसे अपनी जैकेट की आस्तीन से साफ करने की कोशिश करता है। शायद ये टूट गया है या सिर्फ गंदा है, पर ये चमक। जैसे ही वह शीशे को थोड़ा साफ करता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उनमें आतंक भर जाता है। शीशे में उसकी परछाई नहीं है। उसकी जगह एक भयानक चेहरा शीशे के भीतर से उसे घूर रहा है। नहीं, ये तुम हो। तुम जीवित हो। मुझसे क्या चाहते हो? अचानक शीशे के भीतर से एक बर्फीली अदृश्य शक्ति निकलती है। रवि का शरीर उस शक्ति की ओर खींचने लगता है। पहले उसके पैर, फिर हाथ, फिर धड़। एक एक करके उसके शरीर का हर हिस्सा शीशे के भीतर खींचता चला जाता है। रवि छटपटाता है, चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज गले में अटक जाती है, जैसे उसके फेफड़े फट रहे हों। उसकी आंखें शीशे की ओर फटी रह जाती हैं, जहां अब उसका शरीर धीरे धीरे उस भयानक आंखहीन आकृति में बदल रहा है। उसके होंठ खुले हैं, पर कोई आवाज नहीं निकल रही। दर्द, आतंक और बेबसी उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। जैसे ही उसका पूरा शरीर शीशे में समा जाता है, शीशा एक पल के लिए चमकता है, फिर पहले जैसा काला और बेजान हो जाता है। पर अब उसमें रवि की आकृति धुंधली रूप से दिख रही है। बेसमेंट की भयानक खामोशी को चीरते हुए ऊपर हॉल से एक तेज, कर्कश हंसी की आवाज आती है। मुझे पता था तुम आओगे। मैंने कितनी बार कहा था, नीचे मत जाना रवि, नीचे मत जाना। पर नहीं, तुम्हें तो उस मीठी फुसफुसाहट ने खींच लिया है ना, वो आवाज जो तुम्हें सच जानने का लालच दे रही थी। हर इंसान को वही करना होता है, जहां मना करो वहीं तो जाना होता है, और यही तुम्हारी कीमत है। अब तुम भी उन्हीं में से एक हो गए जो हमेशा के लिए मेरे इस खेल का हिस्सा रहेंगे। देखो, अब तुम भी मेरी मदद करोगे। हम सब मिलकर और लोगों को बुलाएंगे। इस घर को कभी खाली नहीं होने देंगे। ये मेरा साम्राज्य है। मकान मालिक की हंसी और तेज हो जाती है, जो उस भयावह बेसमेंट में गूंजती रहती है, और शीशे में रवि की आकृति भी धीरे धीरे बुदबुदाने लगती है। कोई सीढ़ियों के नीचे मत आना, कभी मत आना, यहां सिर्फ अंधेरा है।